नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डेंग आपका एफपीआरटी के मंच से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आशा करता हूं आप सर्दी को फुल एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हमने तो सर्दी दिल्ली में कभी देखी नहीं पड़ती और इस बार इतनी जबरदस्त सर्दी पड़ रही है। मजा आ रहा है। कल हमारे गोपीनाथ सर ने क्लास ली थी हमारी, तो उसमें बताया कि आप जो भी काम करते हैं ना, या तो आप उसको बोझ समझ के करते हैं या एंजॉय करते हुए करते हैं। दोनों चीजें आपके हाथ में हैं। अगर आप किसी भी काम को एंजॉय करते हुए करेंगे तो आपके अंदर वो डोपामीन रिलीज होगा जो आपको पावर देता है। अदरवाइज डल से तो दुनिया चल ही रही है जैसे चल रहे हैं। दोस्तों, लास्ट वीक आपकी कोई भी अच्छी सेल है या एक्सपीरियंस है, आप अपना डिजिटल हैंड रेज करें और ग्रुप में जरूर शेयर करें। जो भी भाई, कोई भी एक्सपीरियंस। अभिषेक राम जी, अभिषेक जी। हाँ, आप ही बताइए, आज के जो स्पीकर आए हैं उनके साथ जो आपका एक्सपीरियंस था, एक बार ग्रुप में बताएं कैसा रहा वो। अनम्यूट करके बात करें सर। अनम्यूट करके सर। हाँ। सर, आज के स्पीकर हमारे अरोड़ा जी आज अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, लेकिन इनका एक्सपीरियंस जो है वो मैं समझता हूँ कि लास्ट 30 ईयर से ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बादशाह है, माहिर हैं। और इनका जो सब लोगों को साथ में लेके चलने का जो एक जिम्मेवारी है वो मैंने 2013 में एक्सपीरियंस करी थी। तब ये मुझे बाई फेस जानते नहीं थे, हम कभी मिले नहीं थे मुझे, लेकिन पता लगा था कि अरोड़ा जी एमडीआरटी की मीटिंग में जा रहे हैं। धर साहब एक हमारे होते थे यहाँ पे एलआईसी में, उन्होंने बताया था। तो सर ने लुधियाना से ही बिना किसी जान पहचान के मुझ पे विश्वास करते हुए हमारी टिकटें सारी बुक कराई। हमें अपने साथ यूएसए लेके गए। फिलाडेल्फिया के अंदर 4 दिन की हमारी मीटिंग थी एमडीआरटी की। उसके बाद इन्होंने बोला कि मतलब पहले से ही प्रोग्राम था लेकिन सारा इन्होंने डिजाइन करा हुआ था, वहां से हमें फ्लोरिडा लेके गए। फ्लोरिडा से हमें स्टे करा के वहां से क्रूज के अंदर भामास लेके गए। मैं सच बताऊं डैंग साहब, मैंने भामास का कभी नाम सुना नहीं था। मेरी एज उस टाइम पे आप ये समझ के चलिए 31 थी, और भामास क्या है मेरे को कुछ नहीं पता था। अरोड़ा जी हमें क्रूज में 4 दिन की यात्रा कराते हुए भामास लेके गए, भामास से वापस फ्लोरिडा लाए। फ्लोरिडा से फिर ये न्यूयॉर्क लाए, न्यूयॉर्क में इनकी पूरा अरेंजमेंट था सारा, इन्होंने टाइम स्क्वायर पे बहुत ही शानदार होटल बुक कर रखा था। वहां पे हमने फिर एंजॉय करा, फिर हम वापस इंडिया आए। बहुत बहुत। इन दिनों में जैसे लोगों की एमडीआरटी भी तकलीफ से हो रही है, अरोड़ा जी दो दो टीओटी करते हैं और कितने आसानी से करते हैं, आज वो हमें बताएंगे। इससे पहले मैं चाहता हूं आप लोग का कोई भी, अगर सेल नहीं हुई कोई बात नहीं, कोई भी एक्सपीरियंस तो होता ही है ना जब हम जाते हैं मार्केट में। कल्याण दास अरोड़ा जी, आप अभी अभी सर से बात हो रही थी, बहुत बढ़िया बोला। मैंने कहा वहां तो ठंड पड़ रही है, कैसे काम करते हैं? कहने कितने पॉजिटिव हैं ये, बोले ठंड पड़ रही है, मुझे पता है, घर से कोई बाहर निकला नहीं होगा, बिना बताए चला जाता हूं मैं, और अपने अपनी सेल कर लेते हैं। बहुत बढ़िया सर। कल्याण जी, और कुछ बताएं। सर ऐसा है ना, जैसे मान लिया किसी पार्टी के पास आप चले, देखो हम तो, हमारा तो ग्रामीण क्षेत्र है। जी। आप उसको बोलो कि मैं स्पेशल नहीं आया, मैं तो निकल रहा था, एक कप चाय पीते जाऊं आपके यहाँ। जी। तो बहुत जब आप बढ़िया। जाओगे तो बातचीत तो होएगी ना सर। बिल्कुल होएगी सर, बिल्कुल। भूमिका तो बनती है ना किसी चीज की। बिल्कुल बनती है और सर। मैं मानता हूं कि आदमी को बत्तख की तरह काम करना चाहिए। बत्तख की तरह थोड़ा बताएं, बत्तख की तरह कैसे काम बत्तख करते क्या हैं? करती है सर, बत्तख पानी में बैठी हुई लगती है, जी। लेकिन वो अपने पैर चलाती रहती है। बहुत बढ़िया सर, थोड़ी बहुत देर बढ़िया। में बत्तख लगती है, वो अपनी दूरी तय करके चली जाती है। तो आप कस्टमर से मिले हो, उससे प्रोस्पेक्टिंग की, उससे आईटीआर ले ली, कुछ केवाईसी ले ली, तो आपके पास रॉ मटेरियल इकट्ठा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। उसके मन में जगह तो होती है, वो धीरे धीरे वो भी तैयार होता है, आप धीरे धीरे अपनी तैयारी करते रहो आप। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत। तो मैं तो कई लोगों के फॉर्म भर के भी रखवा देता हूँ स्टाफ से। अच्छा। हाँ, उससे कहता हूँ मैं आपकी आईटीआर ले लूँ सीए से। और जितने भी मतलब मेरे मतलब कस्टमर्स हैं, मैं उन जानकारी रखता हूँ उसका सीए कौन है, सीए कौन है, वकील कौन है। तो उनसे भी लाइजनिक बना के रखता हूँ। आईटीआर लेके आता हूँ वहां से, मेल से मंगा लेता हूँ। तो मतलब वेल बिगिनिंग हाफ डन। बहुत बढ़िया। बहुत तो बहुत। ये चीजें ना बहुत सपोर्ट करती हैं। अब कल भी मैंने एक पार्टी से 2-3 महीने से बात चल रही थी, कल वो मान गया। फॉर्म हमारे पास तैयार था, साइन करा लिया हमने। आईटीआर भी रखी थी उसकी हमारे पास। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ग्रेट बत्तख की सर। तरह आदमी लगा रहा है, धीरे धीरे वो दूरी तय ग्रेट। हो जाती है। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और कोई भाई? राकेश गर्ग जी। राकेश गर्ग नमस्कार जी। भाई साहब। हाँ, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? सब बहुत बढ़िया है जी। सब बढ़िया है सर।
हाँ, मेरा एक छोटा सा ही था जी। अभी तो एक क्लाइंट से बात चल रही थी, तो आईपीए उनको दिया मैंने अभी 1 करोड़ का। 1 करोड़ का क्या दिया है? प्रपोजल दिया है? आईपीए सर, वो इन जो पर्सनल एक्सीडेंट वाली पॉलिसी होती है ना। अच्छा। पीए ओके। हाँ पीए। जी, पीए पीए। पॉलिसी, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ठीक। बाकी अभी और चल रही है उनसे बात, थोड़ी उम्मीद है और हो जाएगा। हाँ, पीए के साथ पीडी भी दे दो। हाँ जी। पीए के साथ पीडी भी दो, पर्सनल डेथ भी दे दो ना। हाँ, वो टर्म प्लान वगैरह की चल रही है जी बात ना। जी, बहुत तो बढ़िया। उम्मीद है हो जाएगा वो भी। हाँ, पंकज सदाना जी कुछ बोलना चाहते हैं, अनम्यूट करके बात करें सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर जैसा कि हम सबको पता है आजकल ना हम लोग जो हैं वो म्यूचुअल फंड पे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो मैं बात तो करता हूँ और अगर कोई क्लाइंट म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड है तो म्यूचुअल फंड से उनको जोड़ देता हूँ और उसके बाद में फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी कंटिन्यू रहती है। तो बीच में बात करते करते मतलब 2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई पॉलिसी भी हो जाती है, तो इसमें थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है। बहुत बढ़िया सर। वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रोज। जहां आपकी एनर्जी जाएगी वहीं चीजें बढ़ेंगी। आज हमारे बीच त्यागी जी भी हैं। अजय त्यागी जी, नमस्कार। अनम्यूट करके बात करें सर, ऐसे नहीं चलेगा। नमस्कार सुनील भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं तो हमेशा ही रहता हूँ और इसी मतलब इस परिवार का एक अभिन्न अंग हूँ। और इतने जबरदस्त चेहरे सुबह दिख जाते हैं। अभी आप देखो, अभिषेक राम गोयल जी दिख रहे हैं ठंड का मजा लेते हुए, आप भी दिख रहे हो। जी। काम बहुत बढ़िया चल रहा है। और पारिवारिक स्तर पर भी चीजें सेटल हैं, सब कुछ दिक्कत नहीं है। अभी कुछ ऐसा कोई बड़ी सेल इस हफ्ते नहीं हुई है ताकि मैं आपके साथ शेयर करूं। लेकिन मेरे को यहाँ आना एक मैंडेटरी सा हो गया है। चाहे कुछ भी, हालांकि ये तो हम हमें तो ये बोलना नहीं चाहिए। मतलब कि ये है कि शुक्रवार की सुबह का इंतजार शुक्रवार की सुबह से ही शुरू हो जाता है। बहुत बहुत। ठीक, थैंक यू वेरी मच। अतुल भाई, आ चुके हैं हरीश जी? मेरी बात हो गई है उनसे, वो शायद अभी ज्वाइन करने वाले हैं किसी भी टाइम पे, तो अभी हमारे पास 1-2 शेयरिंग्स हो रहे हैं वो डेली है ना। बैंक साहब एक शेयरिंग, मैंने ज्वाइन बैंक साहब किया एक हुआ शेयरिंग है। होगी। एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। मैं अभी वीडियो ऑन कर रहा हूँ जी, 2 मिनट में। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक ठीक है। ठीक है। अभी एक बार योगेश जी और अभिषेक जी, प्लीज आप ना जब भी आप बोलेंगे पहले आप डिजिटल हैंड रेज करेंगे। आप विधानसभा नहीं है ये यहाँ पे ना, प्लीज इसको डेकोरम मेंटेन करो। ठीक है। और इसे हाँ, पुनीत जैन और एक अभिषेक, पहले योगेश गोयल और फिर योगेश कुमार जी और अभिषेक गोयल, 3 जने हैं। इनको हाँ, जल्दी जल्दी से देंगे, फिर हम ज- हमारे पास ठीक है। आज के स्पीकर है। ठीक है, प्लीज। योगेश भाई अपनी शेयरिंग जी करें सर, गुड मॉर्निंग सभी गुरुजनों को, प्रणाम एफपीआईटी के गुरुजन और सभी मित्रों को। सर कल सर एक अच्छा सेल हुआ है। कल सर 90,000 का हाफरली एक चेक मिला हुआ है और 1,80,000 का आया आप लोगों की ब्लेसिंग से। सर उसकी 13 साल की गुड़िया है, तो कह रहे थे योगेश जी कुछ ऐसा कर दो जो 25 साल पे इकट्ठा मिल जाए शॉर्ट टर्म के लिए। तो मैंने 10-16 या 20 लाख का, और फिर उन्होंने डन होके वो सर कल चेक दे दिया। और इस हफ्ते मेरी टोटल 5 पॉलिसी हुई है सर, और जिसमें लगभग 3 लाख के आसपास प्रीमियम आ गया सर। बहुत थैंक यू बहुत। सर। ग्रेट सर। थैंक यू। पुनीत जी, अनम्यूट करके बात करें। सभी को मेरा प्रणाम। मेरी शेयरिंग ये है कि जैसे कि हम अभी 3 दिन पहले हम अहमदाबाद में थे। अतुल भाई की मदद से एक मतलब बहुत बड़े जो भी व्यक्तिगत से मिलना हुआ। नाम है चंद्रबी कोठारी। हम लोग यहाँ पे तरसते हैं कि साल भर में एक एमडीआरटी हो जाए। जो वो भाई साहब हैं, महानुभाव हैं, वो महीने का डेट एमडीआरटी करते हैं। तो लास्ट ईयर उन्होंने 15 एमडीआरटी करी। बहुत और दूसरा एक छोटी सी बात एक और भी है। जैसे हम अपने क्लाइंट सर्विस से लिंक से रहते हैं, जैसे किसी के बच्चे हुए, कोई भी हुए, तो उनको मेक श्योर कि आफ्टर 90 डेज आप उनको अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी में एनरोल करा दो। उससे भी एक अच्छा खासा प्रीमियम आता है। मेरा इसमें लगभग 50,000 का प्रीमियम वहीं से आएगा जब मैंने बच्चों को बीच पॉलिसीज में एनरोल कराया मैंने, न्यू बॉर्न बेबीज को। बस मेरी आज की शेयरिंग यही है। थैंक यू, थैंक यू। अभिषेक भाई, अनम्यूट करके बात करें।
डैंग साहब, कल गोपीनाथ जी ने, आपने नोट करा होगा, थोड़ा सा लास्ट में मेडिक्लेम के ऊपर पॉइंट लिया था कि जबकि सर इतना लेते नहीं है, लेकिन कल उन्होंने हाईलाइट करा क्योंकि मार्केट की डिमांड है। मेरी शेयरिंग ये है सर, हमें अभी 3-4 दिन पहले पता लगा कि हमने टाटा AIG के अंदर इन द मंथ ऑफ दिसंबर अपसेल के अंदर टॉप करा है पैन इंडिया में, और हमारा 67% की ग्रोथ उन्होंने बताई कि 67% हमारी ग्रोथ है। तो सर अभी क्या है कि मैं, सभी फ्रेंड्स हम लोग मेडिक्लेम का काम करते हैं, और अपने रिन्यूअल पे कॉलिंग करते टाइम सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि हम क्लाइंट की अगर 25 लाख की पॉलिसी है तो उसको 50 लाख का भी प्रीमियम बताएं, 1 करोड़ का भी बताएं। अगर 10 लाख की है तो 20 लाख की बताएं, क्योंकि मार्केट अवेयर है और मार्केट अभी मेडिक्लेम का साथ दे रही है। तो उस अपॉर्चुनिटी का हमें फायदा लेना चाहिए। और जो पुनीत भाई ने बताया, रिन्यूअल करते टाइम ये जरूर देखें कि अगर हस्बैंड वाइफ की एज 28-30 साल थी तो उनसे आगे बढ़ के पूछे कि आपका चाइल्ड ऐड करना है क्या। अगर एक बेबी है तो सेकंड के लिए पूछे। 24 साल का आदमी है तो पूछे कि मैरिड हो गया क्या, डॉटर है तो उसके लिए पूछे। मतलब बहुत अपने को उसी बिजनेस में से हम काफी अपसेल करके अपनी ग्रोथ को, इनकम को बढ़ा भी सकते हैं। और ये हमारे क्लाइंट्स के लिए जरूरी भी है, प्रॉपर बड़ा कवर होना और सभी लोगों को कवर होना। थैंक यू। थैंक यू अभिषेक भाई। FPIRT एक ऐसा मंच है जो सभी प्रोफेशनल की लाइफ में, इंश्योरेंस प्रोफेशनल की लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरीके से मदद कर रहा है। सब लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है और आप ही लोगों से हमें बूस्ट मिलता है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रधान राजेश चेतन जी का और अतुल जैन जी का, जिनकी वजह से ये चैनल चल रहा है और ये काम आगे आगे बढ़ रहा है। बाकी तो सभी लोग, हम लोग थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। राजेश राठौर जी हैं, अजय त्यागी जी, सुरेश अरोड़ा जी, सभी लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। आज के स्पीकर हमारे हरीश अरोड़ा जी हैं, जो किसी तरह से मतलब हमारे बीच जुड़े हुए हैं, और ये अतुल भाई के खास फ्रेंड हैं। और अतुल भाई ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये सेशन, आज इस समय थोड़ा काम कम है मार्केट में, तो वो कैसे डबल MDRT, डबल TOT सब कैसे इजीली कर लेते हैं। मैं चाहूंगा अतुल भाई विधिवत उनको आमंत्रित करें। अतुल भाई वेलकम। अतुल भाई वेलकम सर। थैंक यू भैया, थैंक यू। जो आपने बताया कि हरीश भाई अतुल जी के मित्र हैं, ये इसमें थोड़ी सी शुद्धि ये है कि वो सभी के मित्र हैं। इंश्योरेंस जगत में यदि कोई भी है जो इंश्योरेंस के अंदर काम कर रहा है, उसके वो मित्र हैं। और एक जो जब आदमी जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, वैसे वैसे उसका जो हम्बलनेस है वो बढ़ती रहती है, और लोगों के साथ लोगों को आगे बढ़ाने का जो एक नेचर होता है वो बढ़ता रहता है। तो हरीश अरोड़ा जी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पहले भी 3-4 बार आ चुके हैं। और वैसे कोई उनके मतलब इंट्रोडक्शन उनकी बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो 1987 से उन्होंने अपना अपना कैरियर शुरू किया था। और 87 से लेके 98 में उन्होंने फर्स्ट टाइम लुधियाना डिवीजन के अंदर फर्स्ट टाइम MDRT क्वालिफाई करी। 2014 में फर्स्ट टाइम उन्होंने लुधियाना डिवीजन में ही COT क्वालिफाई करी। 2018 में उन्होंने फर्स्ट टाइम TOT क्वालिफाई करी। 2019 में उन्होंने कॉर्पोरेट क्लब में एंट्री ली। और उसके बाद अभी LIC का पता नहीं, आई डोंट नो कितने लोगों को मालूम है या कितने लोगों को नहीं मालूम। LIC का कॉर्पोरेट क्लब के बाद एक नया क्लब शुरू हुआ है जो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था, इलीट क्लब, जिसकी वो मेंबरशिप मतलब जिसका इंटरव्यू लास्ट ईयर हुआ था। तो मुझे ये बताते हुए बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि हमारे हरीश अरोड़ा जी जो पहले 20 या 25 कुछ लोग लीड क्लब के मेंबर बने हैं, उनमें से एक हमारे हरीश अरोड़ा सर हैं, एलीट क्लब के मेंबर हैं। और स्टार हेल्थ में भी, लाइफ जनरल इंश्योरेंस के अंदर स्टार हेल्थ में बहुत अच्छा काम करते हैं। ये किसका फोन ऑन हो गया भाई? और स्टार हेल्थ में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और CMD क्लब, उनका स्टार हेल्थ का कोई CMD क्लब होता है, वो क्वालिफाई करते हैं। ज्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधा हरीश अरोड़ा सर के पास जाऊंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो अभी 3 दिन 4 दिन मतलब अभी जैसे इस 31 दिसंबर में उन्होंने TOT क्वालिफाई करी है, बिकॉज वी ऑल आर इन द कॉर्पोरेट क्लब ग्रुप। तो वहां पे मुझे मालूम हुआ, और इसके लिए मैंने सर को मुबारकबाद के लिए जब फोन किया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर आपने TOT क्वालिफाई करी है, कुछ चीजें इस बार ऐसी रही जो लाइफ इंश्योरेंस का काम इस बार बहुत, मतलब ये नहीं कि हमारा कम रहा, ओवरऑल जिनसे भी बात हुई तो उसमें सभी लोगों ने ये बोला कि थोड़ा सा काम में कमी रही है। तो मैं चाहता हूँ इस मार्केट में जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल का लोगों का काम कम हुआ है, वहां पे हमारे हरीश अरोड़ा सर ने TOT क्वालिफाई की है। मैं चाहता हूं कि सारे जने FPRT के जो तरीका है FPRT में किसी स्पीकर को बुलाने का,
डिजिटली हम लोग सब वेलकम करें, जिससे कि एक स्पीकर को हम लोग यहाँ पे एफपीआरटी में हम लोग किसी को कुछ एज इट इज यदि हम कोई बात करें कि हम कोई फीस पे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग वॉलेंटरी आते हैं, सब लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आते हैं। मैं चाहता हूँ वेलकम इतना अच्छा होना चाहिए कि स्पीकर के पास उतनी एनर्जी रहे कि वो हम लोगों को जो अगले 40-45 मिनट है वो भरपूर दे। तो ओवर टू हरीश अरोड़ा सर, वेलकम टू एफपीआरटी एंड नाउ स्टेज इज योर्स। वेलकम सर, वेलकम। सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार है। मैं एफपीआरटी की जो मैनेजमेंट है, स्पेशली अतुल जी, इन सबका धन्यवाद करता हूं कि आपके साथ रूबरू होने का मुझे मौका मिला, और बहुत कुछ मैंने आपसे सीखने का मौका मिलेगा मुझे भी। और कुछ बातें मैंने सुनी हैं, उनमें मेरे को भी कुछ सीखने का मौका मिला। तो मैं वंस अगेन आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है करंट सिनेरियो के ऊपर, आज हम उसी के ऊपर ही फोकस रहेंगे। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि कार्य कठिन है पर करने योग्य है। जिस कार्य को हम करते हैं ये बहुत मुश्किल काम है। अगर हम इस कार्य को कर रहे हैं, अगर ये करने योग्य है, तभी हम इस कार्य को कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जिस कार्य को किया जा सकता है वो कभी भी मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होते हुए भी वो आसान हो जाता है अगर हम कार्य करने की योग्यता रखते हो तो। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कई बार हमें लगता है कि हालात ऐसे हैं, बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम है काम की। मैं ये समझता हूं कि जिस काम को करने के लिए सॉल्यूशन है वही प्रॉब्लम है। जिस काम को करने के लिए सॉल्यूशन नहीं है वो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम होती है। वो हमारा माइंड सेट होता है जिसकी वजह से हमें ये सारी चीजें नेगेटिविटी नजर आती है। और उसका अभिप्राय मेरा ये है कि जो हमारी सोच है वही सोच हमारी मंजिल डिसाइड करेगी कि हमें कहाँ पहुंचना है और हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। अगर मेरे दोस्तों हमारी सोच पॉजिटिव होगी, हमें अपनी मंजिल का पता है, तो हमें किस तरह से काम करना चाहिए उसकी स्ट्रेटेजी हर आदमी को अपने तरीके से बनानी पड़ेगी। इसके लिए कोई फास्ट, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, कोई पेट रूल नहीं है। हर आदमी का सर्कल अलग है और हर आदमी का क्लाइंटल बेस जिस तरह का उसने बना रखा है उसी तरीके उसका क्लाइंटल बेस है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो सोच है वही हमारी मंजिल को डिसाइड करेगी। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि लास्ट 25 ईयर में जो हमारा प्राइवेट सेक्टर ओपन हुआ, तो उन दिनों में एक बड़ी अनसर्टेनिटी थी मार्केट में कि अब क्या होगा, प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं, एलआईसी को कंपटीशन मिलेगा, ये होगा वो होगा। तो उन उन सब उन सब चीजों को हम लोग अपने माइंड में रख के बहुत कुछ नेगेटिव सोचते थे। आज 25 साल हो गए प्राइवेट सेक्टर को ओपन हुए हुए, इतने चैलेंजेस आए, हम सबने मिलकर के अपने आप को भी पार लगाया और हमने एलआईसी को भी पार लगाया। आज फिर एक बार अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। अनसर्टेनिटी का माहौल कब बनना शुरू हुआ? जब हमारे प्रोडक्ट विड्रॉ हुए, कमीशन स्ट्रक्चर रिवाइज हुआ, और उसके बाद हमारे प्रोडक्ट जो हैं लगभग 1 हफ्ता से 10 दिन तक हमें काम करने के लिए अपने प्रोडक्ट नहीं मिले। उस वक्त मार्केट में अनसर्टेनिटी आ गई। और इसके साथ साथ जो मार्केट में अंडर टेबल लेन देन चलता है उस चीज को भी लेकर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। और फर्क सिर्फ इतना है, किसी को कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लेकिन करनी पड़ रही है, राइट। और उसके लिए भी एक बहुत बड़ा मार्केट में चैलेंज है। जब किसी प्राइवेट कॉम्पिटिटर के लिए कोई बंदा मूव करता है या प्रेजेंटेशन देता है या कस्टमर से बात करता है, तो वहां पर वो अंडर टेबल लेन देन की कभी कोई बात नहीं होती। अगर आप एलआईसी के लिए सिंगल प्रीमियम की भी बात करते हो तो वो कहता है इसमें छोड़ते क्या हो। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर आज हम
छोटे छोटा थोड़ा थोड़ा टाइम लगा करके इनके ऊपर आज चर्चा करेंगे। उसका मैसेज जो रहेगा वो बहुत बड़ा रहेगा। हर आदमी को कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा समझने की जरूरत है, उसी के ऊपर आज बात कर रहे हैं। अब पहली बात जो मैंने स्टार्ट की थी कि मार्केट में जो चैलेंजेस हैं वो हमारे पास क्या क्या हैं। आज फिर दोस्तों जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो फिर आज मार्केट में हावी हो रहे हैं। उसके कई कारण हैं। बहुत सारे कारण ये हैं कि हमारे बहुत सारे टॉप प्रोड्यूसर एलआईसी के साथ कुछ काम कम करके दूसरे सेक्टर के लोगों के साथ काम करने में जुट गए, जिनको देखते हुए हम लोग डिस्करेज हो रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मार्केट में अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो जो लोग उनसे काम करवाते हैं उन लोगों को भी उनकी लॉयल्टी के ऊपर एक बार सोचने की जरूरत है कि एक आदमी 30 साल से 35 साल से एक कंपनी जो जिसको वो कहता था कि ये मेरा रोजगार है, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है, तो आज अगर उसको रोजी रोटी का साधन बनने के बाद आज वो खड़ा हो गया तो आज वो एलआईसी के साथ अपनी लॉयल्टी को खत्म करके दूसरी प्राइवेट सेक्टर के साथ जा मिला। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो कितना लॉयल है। आज वो एलआईसी के साथ ऐसा कर रहा है, क्या इस चीज का क्या प्रूफ है कि कल को वो दूसरी कंपनी के साथ ऐसा नहीं करेगा। क्या वो कस्टमर जो है वो हम किसी उसको ये नहीं कह सकते कि जिस तरह से कोई भेड़ बकरी होती है उसको जिधर मर्जी ले जाओ वो उधर चल पड़ती है। क्लाइंट ऐसा नहीं है। कारण ये है कि अगर हमने कस्टमर को क्लाइंट को अच्छे तरह से ट्रीट किया है तो वो हमारे ऊपर विश्वास भी करता है, एज वेल एज वो हमारी बात मानता भी है। हमें ये जरूरत है इस बात को करने की कि हमें अपने क्लाइंट और जो भी हमारे नए कस्टमर बन रहे हैं उनको अपनी इस तरह की इमेज देनी चाहिए, हमारी क्रेडिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करे कि हमारा एडवाइजर जो एडवाइस कर रहा है वो एब्सोल्युटली ट्रू है। मैं जब प्राइवेट सेक्टर ओपन हुआ था तो उस वक्त मैं उससे पहले 99 में एमडीआरटी की मीटिंग अटेंड करने के लिए यूएस गया था, आज से 25 साल पहले या 26 साल पहले। जब मैं यूएस से वापस आया तो उसके बाद डिविजनल लेवल पे एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें मुझे बोलने का मौका दिया गया। उस वक्त प्राइवेट सेक्टर जो है ओपन होने जा रहा था और ओपन होना शुरू हो गया था। हमारी जो रेगुलेटर है उसके पास एप्लीकेशंस प्राइवेट कंपनी की गई हुई थी, तो मार्केट में सुगबुगाहट चल रही थी कि अब क्या होगा कैसे होगा। मैंने बड़े ही सिंपल शब्दों में एक बात बोली थी, आज भी वही बात है, 25 साल बाद भी वही बात है, आज के 25 साल बाद भी वही बात रहेगी। वो बात क्या है कि अगर आपके पास 100 कस्टमर क्लाइंट हैं तो आप उनके साइड चारों तरफ एक सेफ्टी वॉल बनाइए। वो सेफ्टी वॉल क्या है? वो आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपका विश्वास है। विश्वास और क्रेडिबिलिटी की अपने क्लाइंट्स के चारों तरफ एक सेफ्टी वॉल बनाइए और उनके साथ 1-to-1 करिए, उनके साथ बातचीत करिए, उनको मिलिए, जिससे कि आपका विश्वास और बढ़ेगा और वो सब चीजें आपके आने वाले कल में काम आएगी। वही अगर 100 कस्टमर किसी के पास है वही से आपको वो रेफरेंस देगा, वहीं से आपका क्लाइंट बेस मल्टीप्लाई होगा। आज और आज से 25 साल पहले और आज से 25 साल बाद भी इसी चीज की जरूरत है कि जितना क्लाइंट जिसके पास है वो उसके चारों तरफ अपनी सेफ्टी वॉल बनाए और उनको बचा के रखे, संभाल के रखे। आज लोगों के साथ, कस्टमर्स के साथ ज्यादा कम्युनिकेशन करने का टाइम है, तो जितना ज्यादा हम कम्युनिकेशन करेंगे ये टाइम वैसा टाइम है जिसके लिए रियल सेंस में हमें मेहनत करने की जरूरत है। कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप लोगों को अपने पास इनवाइट करिए, लोगों से फोन पे बात करके उन लोगों के पास जाइए कि मुझे आपके पास चाय पीने, कॉफी पीने के लिए आना है। जस्ट आप काम की भले ही मत बात करो,
उनके साथ अपनी बॉन्डिंग बनाओ, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप बढ़ाओ। इसी चीज की जरूरत है। अभी रिसेंटली मैं 2 दिन के लिए दिल्ली आया हुआ था। मेरे पास एक इनविटेशन था जोनल ऑफिस से। वहां मुझे 15 तारीख को जाना था। 2-2.5 घंटे मैं जोनल ऑफिस में रहा, और उसके पहले एक दिन पहले मैं आ गया, और वहां पे मैं अपना गुड़गांव और फरीदाबाद वगैरह में मैं उन फैमिलीज के साथ स्टे किया मैंने, जिन लोगों के साथ मैं 40-40 साल से काम कर रहा हूं। उसका कारण ये है कि अगर आपने दादा के साथ काम किया है तो उसके बेटे के साथ काम करो। अगर बेटे के साथ काम कर रहे हो तो उसके आगे उसके बेटे के साथ काम करो। जो उसकी चौथी जनरेशन है वो भी 2 साल, 3 साल, 5 साल की हो चुकी होती है। उन लोगों के साथ अपनी प्यार बढ़ाओ, रिलेशनशिप बढ़ाओ, उनको नजर आओ कि आप इस फैमिली का पार्ट एंड पार्सल हैं। यही सब चीजें आज करने की जरूरत है, जिससे आपको मार्केट में कंपटीशन कहीं दूर दूर तक नहीं मिलेगा। हम लोग जो लोगों को दे सकते हैं, वो कभी भी, मेरी एक बात नोट कर लो, प्राइवेट सेक्टर के लोग वो कभी नहीं दे सकते जो आप लोग दे सकते हो। इन्हीं सब चीजों को आज के टाइम में फॉलो अप करने की जरूरत है। और इसके अलावा हमें क्या है कि लोगों को हमने सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन क्या देना है कि आज जो हमें सबसे बड़ा मार्केट में थ्रेट मिल रहा है, वो थ्रेट मिल रहा है म्यूचुअल फंड से मिल रहा है। प्राइवेट कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं उनके कंपैरिजन से हमें थ्रेट मिल रहा है। प्रॉपर्टी से मिल रहा है, गोल्ड से मिल रहा है। लोग कहते हैं देखो जी, आज से 10 साल पहले गोल्ड का ये रेट था, आज गोल्ड यहां पहुंच गया, तो हमें लाइफ इंश्योरेंस की एंडोमेंट पॉलिसी क्या देगी? उनको ये बताने की जरूरत है। उसके लिए हमें आइडियाज क्रिएट करने की जरूरत है, ना कि सुन के चुपचाप वापस आने की जरूरत है। हमें कन्विंस करवाने की जरूरत है, इससे पहले कि हमारा क्लाइंट हमें इस बात के लिए कन्विंस करवा दे कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसके एवज में गोल्ड बाय करना बेटर है, प्रॉपर्टी बाय करनी बेटर है, और म्यूचुअल फंड लेना बेटर है। आपको ये डिफरेंशिएट करके बताना है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग में अंतर क्या है। जब तक आप इस अंतर को खुद नहीं समझोगे, आप अपने कस्टमर को उसका अंतर नहीं बता पाओगे। अब मैं थोड़ा सा कम शब्दों में आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग का अंतर बता देता हूं। दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको आप उस पैसे को सिर्फ पैसे के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए उसको इन्वेस्ट करते हो। जो सेविंग होती है वो आपको एक गोल को अचीव करने के लिए, आपके लक्ष्य का जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको अचीव करने के लिए सेविंग होती है। और अब इसमें अगर हम बात करें कि हमारे पास सेविंग प्रोडक्ट इंडिया में आज की तारीख में सेविंग प्रोडक्ट क्या क्या है और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट क्या क्या है। जहां तक इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए जितने भी प्रोडक्ट के मैंने नाम लिए, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड वगैरह वगैरह, ये सारे, इवन बैंक एफडी भी जो है, लोग उसको सेविंग बोलते हैं, मैं उसको कभी भी सेविंग नहीं बोलता। बैंक एफडी भी जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट कैसे है? जिस चीज को आप जब जरूरत पड़े उसको इन कैश करवा लो, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट है। जिस चीज को आप इन कैश करवा नहीं सकते, या इन कैश करने से पहले आपको लगता है कि इसमें मेरा बहुत बड़ा लॉस है, तो वो आपकी सेविंग है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंशिएट करना बहुत ही जरूरी है। जब तक लोगों को आप वैल्यू नहीं समझाओगे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू क्या है, अदरवाइज वो इसका कंपैरिजन म्यूचुअल फंड के साथ करता रहेगा। वो आपको बोलेगा कि इसमें 4% की रिटर्न है, इसमें 6% की रिटर्न है, म्यूचुअल में 20, 25, 30, 40% तक की रिटर्न आपको वो प्रूव करने की कोशिश करेगा। आप उसको ये पूछो कि एक बंदे ने 1 करोड़ की पॉलिसी करवाई, उसने उसका क्वार्टरली प्रीमियम दिया
LIC ने उसको 1 करोड़ रुपए की जिम्मेवारी लेते हुए 1 करोड़ का पॉलिसी बॉन्ड उसके हाथ में पकड़ा दिया। क्या आप 1 करोड़ का 1 करोड़ का प्लॉट लेकर के या 1 करोड़ का गोल्ड लेकर के 1.25 लाख रुपए में या 1.5 लाख रुपए में आप 1 करोड़ का गोल्ड अपने घर ला सकते हो? LIC आपको 1.25 लाख लेके क्वार्टरली प्रीमियम लेकर के आपको 1 करोड़ का बॉन्ड आपके हाथ में पकड़ाती है। यानी कि 1,25,000 या 1.5 लाख रुपया देने से LIC ने आपको 1 करोड़ की गारंटी दे दी कि आज के बाद जब भी इस बंदे को कुछ होगा हम 1 करोड़ प्लस जो उसके बीच में बोनस लगा होगा वो सारी चीजें वापस देंगे। दिस इज द डिफरेंट। दूसरा, इंडिया में एंडोमेंट पॉलिसी के अलावा दूसरा सेविंग प्रोडक्ट क्या है? दूसरा सेविंग प्रोडक्ट है इंडिया में PPF अकाउंट। वो भी 15 साल से पहले बंद नहीं होता, वो भी आपके गोल को अचीव करने में काम आता है। वो PPF अकाउंट में भी जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, जिस तरह के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर, मैच्योरिटी के ऊपर टैक्स नहीं लगता। अब PPF अकाउंट क्या अगर कंपैरिजन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ करना चाहते हैं, जब तक तो PPF अकाउंट में बहुत हायर रेट था इंटरेस्ट का, तब तक हम कंपैरिजन नहीं कर सकते थे। आज PPF अकाउंट में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत नीचे आ गया है। नो डाउट के लाइफ इंश्योरेंस की एंडोमेंट पॉलिसी से आज भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसकी जो वेटेज है वो उसको कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास इंश्योरेंस कवर है, उसमें आपके पास सिर्फ सेविंग है। दिस इज द डिफरेंस। जहां तक टैक्स रिबेट की बात है, आज धीरे धीरे लोग टैक्स सेक्शन 80C को भूलते चले जा रहे हैं। अब सिर्फ बचा है सेक्शन 1010D। वो उसमें जो है सॉरी 1010D, हाँ, मैच्योरिटी जो है 1010D में मिलती है, तो लोग आज सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करते हैं। अगर हम PPF और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को कंपेयर करेंगे तो हमारी लाइफ इंश्योरेंस की एंडोमेंट पॉलिसी जो है वो भी 21 होती है, 19 नहीं होती। तो हमें ये प्रूव करना है कस्टमर को कि व्हाई एंडोमेंट पॉलिसी इज बेटर देन अदर प्रोडक्ट्स। और जहां तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन की बात है, वो जब तक लोगों को आप नहीं बताओगे, लोग आपसे कन्विंस नहीं होंगे। इस चीज की जरूरत है। जो मार्केट में आज थ्रेट नजर आ रहे हैं आपको कॉम्पिटिटर्स की वजह से या हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट की वजह से, वो उनको पार पाने के लिए आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, लोगों के साथ 1 to 1 करना पड़ेगा। और 1 to 1 करने के साथ साथ आपको किन चीजों का ध्यान रखना है कि सामने वाले का नॉलेज लेवल क्या है, सामने वाले की का प्रोफाइल क्या है, सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है, और आप उसकी एजुकेशन क्या है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने क्लाइंट के साथ 1 to 1 करिए। और जो मार्केट का आज सिनेरियो है, इसके साथ निपटने के लिए इससे बेटर और कोई सोल्यूशन नहीं है। जहां तक मैं बात करता हूं हमारे जो मार्केट है, इस मार्केट में हमारे जो काम का स्कोप है, उसकी दोस्तों मार्केट में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार का जो मोटिव है 2047 तक घर घर जो है लाइफ इंश्योरेंस को पहुंचाना, हमारी सरकार का मोटिव है। सरकार का मोटिव तभी पूरा होगा जब हम उस काम के ऊपर काम करेंगे और इसके अलावा हम मेहनत करेंगे ताकि हम सरकार के लक्ष्य को, हमारी गवर्नमेंट के लक्ष्य को भी हम पूरा कर सकें। इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और मार्केट में इतना ज्यादा बिजनेस अवेलेबल है कि अभी भी बहुत बड़ी मार्केट जो है वो हमारे लिए खाली पड़ी हुई है। और जहां तक बात है अपना, हम बात करते हैं कि अभी शुरुआत में मैंने ये बात कही थी कि हमारा जो माइंड सेट है वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वही हमारी वीकनेस है। स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है। हमें अगर मार्केट में काम करना है तो आज हमें ये सोच करके काम करना है व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। उसके लिए अगर हम सोचेंगे कि जो मैंने किया है वो तो किया ही है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है,
दोस्तों, जिस पर्सन के पास आज तक काम था, कल के लिए उसके पास काम नहीं है, कल के लिए उसके पास जिम्मेदारी नहीं है, तो वो ये समझ लो कि वो पर्सन अपने काम से, अपनी लाइफ से रिटायर का है। जिस आदमी के पास फ्यूचर प्लानिंग है, उसके पास काम करने के लिए टाइम नहीं है और उसको ये लगता है कि मेरे पास कल भी काम है, परसों भी काम है, नरसों भी काम है और फॉरएवर मेरे पास काम ही काम है, तो वो आदमी जिंदगी में किसी भी एज पर रिटायर नहीं होता। एक मंतव्य अपने मन में लेके चलो, व्हाट इज नेक्स्ट। जहां आप बैठते हो वहां अपनी सीट के सामने लिख लो कि व्हाट इज नेक्स्ट। जो मैंने किया वो तो कर ही लिया, इसके बाद आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, यही सोच लेकर के अगर आप आगे बढ़ोगे तो हमेशा आप सक्सेसफुल रहोगे। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि हमारे में बहुत सारे साथी होंगे जो सीएम क्लब मेंबर होंगे और एमडीआरटी करते हैं। अगर वो सीएम क्लब मेंबर हैं, एमडीआरटी कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो लोग स्ट्रेटेजी के साथ काम नहीं करते। पहली बात तो ये है कि जो आदमी कई सालों से एमडीआरटी कर रहा है, इसके आगे वो बढ़ नहीं पाया, तो इसका मतलब ये है कि उसकी लाइफ में, उसके बिजनेस में कहीं भी ग्रोथ नहीं है। जहां तक ग्रोथ की बात करते हैं, जब तक हम अपने किए हुए टारगेट को बीट नहीं करते, वहां पे काम की ग्रोथ नहीं है। हमें एक प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। यहाँ पे मेरे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो एमडीआरटी कई सालों से कर रहे हैं, पर है सिर्फ सीएम क्लब मेंबर। मेरे दोस्तों, मेरे एक सवाल का जवाब दो कि जो आदमी एमडीआरटी कर रहा है, क्या अगर वो प्लानिंग के साथ काम करे तो वो गैलेक्सी क्लब मेंबर नहीं बन सकता? गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि हर एमडीआरटी करने वाला हर मेंबर गैलेक्सी क्लब का मेंबर बन सकता है। अगर वो प्लानिंग के साथ काम करे तो एमडीआरटी करने वाले को कभी भी गैलेक्सी क्लब मेंबर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और गैलेक्सी क्लब मेंबर बनना इतना आसान है कि इससे आसान कोई क्लब है ही नहीं। और जो लोग एमडीआरटी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है अगर वो स्ट्रेटेजी के साथ काम नहीं कर रहे तभी वो आज तक गैलेक्सी क्लब मेंबर नहीं बने। तो इन ब्रीफ मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे साथी एमडीआरटी करते हैं, उन सबको ये प्लानिंग करके इसी साल में, अभी 3 महीने पड़े हैं, 2.5 महीने पड़े हैं, इसी साल में अपना लेखा जोखा खोलें, इसी साल में पहला साल क्वालिफाई करें गैलेक्सी क्लब मेंबर के लिए। और तभी मेरे को लगेगा कि मेरा आज का दिया हुआ मैसेज सभी ने अडॉप्ट किया और उसके ऊपर काम किया, और सभी लोग मेरे साथी पहला साल क्वालिफाई करके। पहला साल क्वालिफाई करना बहुत ही आसान है। आपको फाइनेंशियल ईयर में विदाउट बोनस सिर्फ 8 लाख रुपए की कमीशन करनी है, बिना बोनस के। जो लोग दिसंबर तक एमडीआरटी कर चुके हैं, जो लोग मार्च तक एमडीआरटी करना चाहते हैं या जनवरी में एमडीआरटी करना चाहते हैं, वो हर आदमी गैलेक्सी क्लब का मेंबर बन सकता है। एक मेरा सबसे बड़ा आज का जो मैसेज है वो यही है कि आप लोग स्ट्रेटेजी बना के काम करिए, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। जो टाइम निकल गया वो टाइम कभी वापस नहीं आएगा, जो टाइम आएगा वो आगे के लिए आएगा। तो इन शब्दों को अपने साथ बांध के रखो कि समय के पास समय नहीं है, ताकि वो दोबारा आपको समय दे सके। इसलिए दोबारा समय हमें लेने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है हम स्ट्रेटेजी बना के काम करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको अचीव करने की कोशिश करें। जहां तक इस बात की बात है कि हमने ऑलमोस्ट सभी बातों को थोड़ा थोड़ा टच करते हुए हम यहाँ आगे बढ़े हैं। और मैं लास्ट में आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको जो भी करना है इमीडिएटली उसके ऊपर एक्ट करना है। आज की मीटिंग के बाद, अब की मीटिंग के बाद सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, आप अपना कॉपी पेन, डायरी पेन उठाएंगे और उसके बाद आज आपका सबसे बड़ा
कार्य क्या होगा कि आप जो मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, पर एक मिनट। राजेश देखना दे रखे शेयरिंग राइट्स। दे राजेश रखे राइट दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है। मेरा वो थोड़ा सा आज मैं आज अगर आप व्हाट्सएप कर सकते हो तो हम कर देते हैं शेयर यहाँ मैं पे। सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं, बस इतना सा आप छोटा सा, ये कुछ लंबा चौड़ा। ये देखिए, ये मेरी 25-26 की प्रोस्पेक्टिंग। मेरी जो प्रोस्पेक्टिंग है वो कभी भी मैं अपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में से लोगों के नाम डिलीट नहीं करता। ये देखिए 25-26 की जो मेरी प्रोस्पेक्टिंग है, ये काफी सारे पेजेस हैं। ये ऑलरेडी प्रोस्पेक्टिंग मेरी हो चुकी है। मैं इसमें दिखाना क्या चाहता हूं आपको कि जब भी प्रोस्पेक्टिंग होती है, मैं कभी भी अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में से कभी किसी का नाम डिलीट नहीं करता। एक बार क्या हुआ, मैंने ये बात पहले भी कई बार शेयर की है, कई जगह पे की है, शायद आप में से कुछ लोगों ने मेरी ये बात पहले भी सुनी हो। एक बार हमारे डिविजनल ऑफिस में एक प्रोग्राम था, तो वहां पे सवाल आया, किसी हमारे एडवाइजर साथी ने एक सवाल किया कि हरी जी, आपकी जो अपना सक्सेस रेट क्या है। मान लो आप 10 लोगों के साथ काम करते हो, तो 10 लोगों में से कितने लोगों की पॉलिसीज आप करते हो। तो वहां पे सवाल हमारे सीनियर डीएम ने किया, तो किसी ने बोला जी 10 में से 2, किसी ने बोला 10 में से 4, किसी ने 5, किसी ने कुछ, सबने अपने अपने हिसाब से उसने बोला। तो सीनियर डीएम साहब ने मेरे को बोला कि हरी जी, आपका सक्सेस रेट क्या है। तो मैंने कहा 10 आउट ऑफ 10। वो हॉल में लोग हंसने लग गए। तो एसडीएम साहब ने उनको रोका और चुप करवाया। तो उन्होंने कहा पहले आप सुनो तो सही भी, अगर हरीश जी ने बोला है 10 में से 10 लोगों को मैं अगर प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में शामिल करता हूं तो वो मेरा सक्सेस रेट 100% आता है, तो इनसे सुनो तो सही। तो सभी लोग शांत हो गए। तो सीनियर डीएम साहब ने मेरे को बोला, हरीश जी बताओ 10 में से 10 कैसे होता है। मैंने उनको बोला कि आज तक मैंने अपनी प्रोस्पेक्टिंग में से कभी किसी का नाम काटा नहीं है। उसमें लिस्ट में नाम हमेशा मेरे बढ़ते चले जाते हैं। और उसमें से करता क्या हूं, फाइनेंशियल ईयर वाइज बैठ के किन लोगों के साथ नई पॉसिबिलिटी क्रिएट की जा सकती है, उसको रनिंग फाइनेंशियल ईयर की प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में ऐड कर लेता हूं। एक कॉमन प्रोस्पेक्टिंग की डायरी लगी हुई है जिसमें लोगों के सिर्फ नाम लिखे जाते हैं, कटते कभी नहीं है। तो जो साल दर साल प्रोस्पेक्टिंग होती है, उसी में से वो नाम निकाल के नई डायरी में नए फाइनेंशियल ईयर में लिख लिए जाते हैं, उन्हीं के ऊपर काम करते हैं, उन्हीं से आगे और रेफरेंस मिलते हैं, तो वो भी इसी में ऐड होते चले जाते हैं। तो अब 100% सक्सेस रेट की कहां बात आती है, जब मैं किसी का नाम नहीं काटता, वो पर्सन मेरे फॉलो अप में रहते ही रहता है। ठीक है। अब मार्केट में कंपटीशन को पार पाने के लिए इसी में सोल्यूशन दे रहा हूं, इसी में बात में, कि जो मैंने प्रोस्पेक्टिंग दिखाई है, आपको लोग म्यूचुअल फंड के लिए भी बोलते होंगे, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी बात होती होगी, और भी बहुत सारी चीजों के लिए बातचीत लोग करते होंगे, बैंक एफडी की भी बात करते होंगे। जैसे पीएनबी हाउसिंग है, एचडीएफ हाउसिंग थी, अब नहीं है, और भी ऐसे बहुत सारे अदारे हैं जहाँ पे फिक्स डिपॉजिट भी होता है, और आप लोग उसमें काम कर सकते हो और बहुत अच्छा काम कर सकते हो, क्योंकि आप उनको बैंक का सोल्यूशन दे रहे हो। जहां तक म्यूचुअल फंड की बात है, लोगों को ये बताओ कि दोस्तों, मैं खाली लाइफ इंश्योरेंस नहीं बेचता, मैं म्यूचुअल फंड भी बेचता हूं। मैं आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एक बास्केट की तरह सजा के दूंगा, जिसमें आपकी एफडी भी होगी, मेडिक्लेम भी होगी, म्यूचुअल फंड भी होगा, लाइफ इंश्योरेंस भी होगी, टर्म प्लान भी होगा। आप ही अगर उस पर्सन को उसकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बास्केट को सजा के उसके आगे पेश करते हो, तो वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। तो आपने मेरी प्रोस्पेक्टिंग में देखा कि उसमें क्या है,
नाम के आगे पॉसिबिलिटीज लिखी हुई हैं, कईयों के आगे लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, मेडिक्लेम, कईयों के आगे सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस लिखा है, कईयों के आगे सिर्फ म्यूचुअल फंड लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, कॉमन प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाइए और लोगों को बताइए कि मैं म्यूचुअल फंड को गलत नहीं बोलता, मैं बैंक एफडी को गलत नहीं बोलता, मैं खुद करता हूं, आप मेरे से करवाइए। तो मैं कार इंश्योरेंस बेचता हूं, मैं जनरल इंश्योरेंस करता हूं, तो मान लो किसी बंदे ने आपसे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं करवाई, उसने आपसे म्यूचुअल फंड करवा लिया, वो आपका कस्टमर बन गया। मान लो किसी ने दोनों चीजें नहीं करवाई, उसने आपसे कार इंश्योरेंस करवा ली, वो आपका कस्टमर बन गया। मान लो उसने ये तीनों चीजें नहीं करवाई, उसने आपसे बैंक एफडी करवा ली, तो वो आपका कस्टमर बन गया। आपका 100% रेट कैसे आ सकता है? जिन लोगों की प्रोस्पेक्टिंग की है वो इसी तरीके से आ सकता है। प्रोस्पेक्टिंग डज नॉट मीन के लाइफ इंश्योरेंस, प्रोस्पेक्टिंग डज नॉट मीन के म्यूचुअल फंड, प्रोस्पेक्टिंग डज नॉट मीन के बैंक एफडी। उसमें सभी चीजों का मिश्रण लेके चलो। आप एक वेल्थ मैनेजर की तरह काम करो, जो उनकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जो बास्केट है उसको अच्छे से फ्रूट बास्केट की तरह सजा के दो। जिस तरह से फ्रूट बास्केट डाइनिंग टेबल पे पड़ी हुई मिक्स फ्रूट के साथ अच्छी लगती है, सिमिलरली आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बास्केट अगर आप सजा के देते हो, तो जो आज का सिनेरियो है, इस सिनेरियो में आपको कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों में के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, उठो जागो रुको मत, उठो जागो रुको मत, मंजिल हासिल होने तक। जो लोग इस चीज को लेकर के चलेंगे, उठो जागो रुको मत, मंजिल हासिल होने तक, जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक आपको हर रोज अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। हर रोज रिव्यू करो कि कल मैंने क्या किया था, आज मेरी नई स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आप टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रेटेजी को नहीं बदलते हो, ये उसी तरह से होगा जिस तरह से एक ही गड्ढे में खड़ा हुआ पानी जिसमें बदबू आने लग जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसी तरह से आपकी स्ट्रेटेजी से बदबू आएगी, आपके स्ट्रेटेजी में कीड़े पड़ेंगे। अगर आपको उसको डे टू डे बेसिस पे चेंज करते हो, अपडेट करते हो, अपग्रेड करते हो, बदले हुए जमाने के हिसाब से चलते हो, तो आपको जिंदगी में कभी कंपटीशन मिलेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, जितने लोग काम कर रहे हैं, मान लो मैं LIC की बात करता हूं, अपनी लाइफ में कितने लोग आपको ऐसे मिले होंगे जो आपको compete कर पाए होंगे। अगर मैं बात करूं, एक ग्रोसरी स्टोर है, उसके एडजॉइनिंग में ग्रोसरी स्टोर है, दोनों में कंपटीशन हो भी सकता है, दोनों में कंपटीशन नहीं हो सकता। जो बढ़िया काम कर रहा है उसके साथ कोई कंपटीशन है ही नहीं। सिमिलरली आपके साथ भी कोई कंपटीशन नहीं हो सकता। अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना के एक अच्छे एडवाइजर की तरह अगर आप प्रोफेशनली तरीके से काम करते हो, तो आपको कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत शांति से, आपने बहुत प्यार से मेरे को सुना, इसके लिए आपको बारंबार नमस्कार। बहुत थैंक यू बहुत वेरी मच। थैंक यू अरोड़ा साहब, बहुत बढ़िया बताया आपने। कितने सिंपल शब्दों में पूरी गाथा खोल दी आपने, बहुत ही बढ़िया। आपको आपने बोला कंपटीशन मार्केट में है ही नहीं, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। मैं शिव खेरा जी को एक बार सुन रहा था, उन्होंने कहा था बहुत कम लोग हैं जो अपनी सैलरी को जस्टिफाई करते हैं। अगर उन्हें 100 रुपया मिलते हैं तो वो 60 रुपए का ही काम करते हैं, जितने से पीछा छूट जाए। और उसके बाद वो लोग हैं जो 100 रुपए के बदले में 100 रुपए का काम करते हैं। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो 100 रुपए के बदले में 125 रुपए का काम करते हैं। जो 100 रुपए के बदले 125 का काम करते हैं, उनको दुनिया ढूंढती है। वही बात आज आपने बोली है सर। सल्यूट सर, सल्यूट, ग्रेट सर। मैं अतुल भाई अब अजय त्यागी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मिनट, मैंने ना अपना डिजिटल हैंड रेज करके मुझे एक सॉरी बात। सर, हाँ अतुल भाई बोलिए प्लीज, सॉरी। थैंक यू सो मच हरीश भाई। मैं बस एक आपसे बात करना चाह रहा था कि मैं ये सब FPRT के सब लोगों के लिए काम की चीज हो सकती है। इस साल लास्ट ईयर जो हमारे LIC के जो डेटाज आए उसमें
टोटल मिला के करीब 9,000 एमडीआरटीज आए हैं, जो कि पिछले साल 18,000 से ऊपर गए थे। तो कल हम गोपीनाथ सर का सेशन था, तो उन्होंने एक और चीज बताई कि 3,000 ऐसे एमडीआरटीज हैं इस बार जो फर्स्ट टाइम एमडीआरटीज है। तो मैं ये जान रहा था कि समझ पा रहा था कि भाई टोटल मिला के इसका मतलब यदि हम 18,000 में से निकालते तो 6,000 एडवाइजर ही ऐसे रहे जिन्होंने अपनी एमडीआरटी को सस्टेन किया। तो इतने इतने हैवी कंपटीशन के अंदर इतने सब कुछ होने के बावजूद आपने इस साल भी टीओटी कंप्लीट किया। तो मैं ये बस आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से जानना चाहता हूँ कि क्या आपने ऐसी क्या चीज साथ में रखी कि आपने प्रोस्पेक्टिंग तो आपने बढ़िया बताई है कि भाई प्रोस्पेक्टिंग पे आप रेगुलर काम करते हैं, क्या आपको चैलेंजेस मार्केट में दिखे इस कैलेंडर ईयर के अंदर? आपको भी चैलेंजेस दिखे या आपको चैलेंजेस नहीं दिखे? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो जो चीजों के ऊपर मैं काम करता हूँ या जो जो चीजों के ऊपर मैंने काम किया वो सारी चीजें इसमें मैंने कवर की हैं। मैंने स्ट्रेटेजी की बात की, वो समय समय पे आपको बदलनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 30 नवंबर को मैंने सारा कैलकुलेट करने के बाद एक अपनी डायरी, अब वो मेरी डायरी मेरे सामने नहीं है, मेरे ऑफिस में पड़ी है, अदरवाइज मैं आपको वो दिखा देता। 16,66,000 समथिंग का कमीशन मेरा पेंडिंग था, जिसके लिए मुझे 60 लाख रुपए का प्रीमियम करना था। और ये बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था, लगभग 1.25 एमडीआरटी थी जिसके लिए काम करना था। और 16 लाख समथिंग का काम करने के लिए सबसे बड़ा सेटबैक तो हमारे लिए ये था कि हमारा उसमें जो है 7% का उसमें जो है हमारा जो इंसेंटिव का कट हुआ, तो उसके वजह से हमें 20% प्रीमियम ज्यादा करना था। अगर मेरा प्रीमियम का टारगेट 60 लाख रुपए था, तो अगर मेरे को कमीशन का कट नहीं लगा होता तो शायद ये टारगेट मेरा 48 लाख का हो जाता। तो मैं इस चीज से भी नहीं घबराया, मैंने हर रोज अपनी स्ट्रेटेजी बदली, हर रोज लोगों के साथ काम किया। मैंने जहां जहां मुझे पॉसिबिलिटी लगी वहां वहां मैंने लोगों को फोन करके बोला कि मैं लड़का भेज रहा हूं, मुझे 1 लाख रुपए का प्रीमियम चाहिए, मैं लड़का भेज रहा हूं, मुझे 50,000 का प्रीमियम चाहिए। और मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन लोगों ने मुझे कोऑपरेट किया। इसके अलावा मैंने दूसरी चीज ये पकड़ी कि किन लोगों के पास न्यूली बॉर्न चाइल्ड है, उन बच्चों को मैंने टारगेट अपने इसमें टारगेट किया। उन बच्चों के साथ मैंने जब काम किया तो मेरे को 10, 11, 12 लाख रुपए का प्रीमियम 5-6 फैमिली से बच्चों का ही आया। इसके अलावा मैंने उन लोगों को टच किया जिन लोगों की फैमिलीज में नई नई शादियां हुई थी, वो लोगों से भी मेरे को हेल्प मिली, क्योंकि ऑलरेडी उनकी फैमिली में इंश्योरेंस थी। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे को जो उनकी फैमिली में नया मेंबर आया उसके लिए भी मेरे को वहां से काम मिला। तो जरूरत है हमें हर रोज स्ट्रेटेजी बदलने की। लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं होता, आपसे बड़ा दोस्तों कोई लक्ष्य नहीं है। आप ही लक्ष्य हो, आप ही लक्ष्य निर्धारित करने वाले हो, आप ही उस लक्ष्य को अचीव करने वाले हो। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, बस सिर्फ जरूरत है आपको डिस्करेज नहीं होना, जरूरत है आपको डेडिकेटेड होने की, और जरूरत है आपको हार्ड वर्क करने की। ये वो पीरियड है जिसको हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एक टफ पीरियड होता है किसी भी लेडी के लिए, जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो बड़ा टफ पीरियड होता है। बीच में कुछ महीने ऐसे आते हैं जिसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। हम टफ पीरियड में से गुजर रहे हैं, अब वो पीरियड में से गुजर रहे हैं जिन महीनों में हमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर इस टाइम को हम पार पा गए तो फ्यूचर हमारा ब्राइट है, हमें कोई नहीं हरा सकता, हमें कोई भी किसी भी टारगेट को अचीव करने से नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मकसूद भाई अनम्यूट करके बात करें। सर जी, आपने काफी अच्छा विजन दिया। हम सिर्फ जो है LIC को ही टारगेट रखते हैं, लेकिन आपने कहा प्रोस्पेक्ट मीन्स इवन कार इंश्योरेंस है वो भी हमारा प्रोस्पेक्ट है। इससे और भी हमारा मतलब माइंडसेट ब्रॉड हो गया।
आपका नंबर मिल जाता तो और भी अच्छा रहता, तो हम कभी कुछ हो तो आपको मतलब अरे सर, नंबर से क्या करना है? जो काम बताया पहले आप वो करो, नंबर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, कभी कभी गाइडेंस भी इम्पोर्टेंट होता है, अगर नहीं, इनकेस इफ डजंट गाइडेंस के माइंड। लिए आप ग्रुप में मैसेज डालो सर, ऐसे हम स्पीकर का नंबर नहीं दे सकते सबको। ओके, ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू। संजीव मिश्रा जी। हाँ सर, जैसे किसी क्लाइंट ने कहा कि नेक्स्ट मंथ मिलना या फिर 7 तारीख को बात करना, तो सर फॉलोअप का कैसे मैनेज करते हो? थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल देते। देखो ऐसे है, अगेन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर कस्टमर जो है वो एक यूनिक है। हमें यूनिक हर कस्टमर के साथ उसकी नेचर, उसके लेवल, उसकी सोच, उसके प्रोफाइल के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। तो जहां तक बात है उसको कैसे अप्रोच करना है, तो मेरा तो ज्यादातर यही रहता है कि मैं पार्टी के साथ बिना अपॉइंटमेंट के कभी नहीं जाता। तो आपको भी पार्टी के साथ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अगर आपको बार बार वो टाल रहा है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको कुछ और अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है। बहुत अब मैं तो दोस्तों अपने लोगों के साथ इतना फ्रैंक हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कल शाम की आपके साथ एक बात शेयर करता हूं। कल शाम को मैंने किसी को कॉल किया, वो ऑलरेडी मेरे साथ काम करते हैं, पिछले 2 से 2.5 साल हो गए उनके साथ मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो कल मैंने फोन किया, पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, पर मैं बता रहा हूं। कल मैंने फोन किया तो उन्होंने काफी सारी लंबी चौड़ी एक्सक्यूजेस मेरे को गिना दिए कि बेटे की शादी है, उसकी शादी होगी तो उसकी वाइफ आ जाएगी, उनकी सैलरी डलती है अकाउंट में, तो आप उनका भी काम करते हो, उनका भी काम करते हो, वो आपसे आप कितना और करवा रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि वो आप कुछ और करवा रहे होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। तो मैंने सबसे पहले तो उनको उनकी बात का जवाब दिया कि जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, आपको उनके बारे में पता है कि वो मेरे साथ क्या क्या करते हैं और कितना कितना किया हुआ है, ठीक है ना। हर आदमी का मैंने कहा अपना अपना एक सिस्टम है, जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है वो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, आगे क्या मेरे साथ कर रहे हैं, आई 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 कांट डिस्क्लोज। सबसे पहली बात तो यह है कि उनका मैं आपके साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, पर आप किसी की एग्जांपल मत दीजिए। पर मैंने उनको बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, मैंने कहा जी आपके पास अगर एक्सक्यूजेस का भंडार खत्म हो गया हो तभी हम मिल सकते हैं। मैं पिछले 2 से 2.5 साल हो गए, आपके पास इतना बड़ा स्टॉक है एक्सक्यूजेस का। मैंने कहा जो कुछ भी आप बोल रहे हो ये एक्सक्यूजेस के अलावा कुछ नहीं है, अदरवाइज मुझे आपकी कैपेसिटी पता है और आपकी फैमिली में क्या हुआ ये सब कुछ पता है। अगर जो हुआ है उसको मैं देखूं तो कुछ भी नहीं हुआ, अगर मैं कैपेसिटी देखूं तो बहुत ज्यादा है, आप और बहुत कुछ कर सकते हो। तो इस तरह की कुछ ना कड़वी बातें कही मैंने, जो उनको लग गई। तो उन्होंने कहा ठीक है हरी जी, कल मैं यहाँ पे नहीं हूँ, आप सैटरडे को फोन करके आ जाइए, चलो जो भी होगा देखते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे आपके साथ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ठीक है। तो अब इसका कोई पेट रूल नहीं है कि आप कस्टमर को क्या बोलोगे, आपको हर प्रोस्पेक्ट को इंडिविजुअली देखना है। जो रूल मैंने किसी एक बंदे के ऊपर कोट किया वो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के ऊपर भी कोट हो जाए। सही बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। हमारे बीच लियाफी से रणवीर शर्मा जी हैं। रणवीर सर नमस्कार, आप आते हो बहुत अच्छा लगता है सर। अनम्यूट अनम्यूट करें सर, अनम्यूट। धन्यवाद जंग साहब। आज हरीश अरोड़ा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सहज भाव से वास्तविकता जो अभिकर्ताओं के कार्य में, व्यवसाय में वृद्धि के लिए आवश्यक हो सकती है, वो सारी चीजें रखी हैं। एफपीआरटी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जरूर मैं पूछना चाहता था आदरणीय हरीश अरोड़ा जी से कि वर्तमान सिनेरियो की जो बात उन्होंने की है, जिसमें प्रीमियम रेट्स का बढ़ना, एज लिमिट का कम होना और सम एश्योर्ड को बढ़ा देना, इन सारी चीजों को अभिकर्ता किस प्रकार से निपटेगा,
कि जो हम LIC के भविष्य को लेके चिंतित हैं, नो डाउट वी आर वेरी केयरफुल फॉर दिस LIC का जो भविष्य, और अभी दिसंबर में जिस तरह के आंकड़े आए हैं उनसे हम अभी सारे लोग चिंतित हैं, क्योंकि हम LIC के हैं, LIC के रहेंगे और LIC के थे। तो इन सारी चीजों को अगर अभिकर्ता किस तरह से फेस करे मार्केट में, क्या इनका कोई प्रभाव वास्तव में नेगेटिव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, या इनको कैसे हम फेस करें, अगर कुछ प्रकाश डाल सके। रणबीर शर्मा जी नमस्कार। सबसे पहले तो लियाफी में आप एक्टिव हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं भी लुधियाना डिवीजन में 15 साल सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ और पिछले 10, 11, 12 साल से अब मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, तो इसके पहले 15, 16 साल में बहुत एक्टिव रहा हूँ। और जो आपका सवाल आया है, इस सवाल में मुझे यूनियनिस्ट होने की स्मेल भी आ रही है साथ में। जो आपका क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है कामरेड टाइप लोग पूछते हैं। जहां तक प्रीमियम की बात है, प्रीमियम बढ़ने से डेफिनेटली हमारा पॉलिसी बॉन्ड, हमारा जो पॉलिसीज हैं, वो हमारे प्लान्स जो हैं वो महंगे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये पेनफुल है। लेकिन इतनी बात मैं कहूंगा कि अब LIC ने प्रीमियम बढ़ाया है, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। जहां तक कस्टमर की बात है, कस्टमर को इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप जो प्रीमियम कोट करते हो, कस्टमर चुपचाप आपको उसका चेक दे देता है। लेकिन ये एक चिंतनीय विषय तो है ही है। और जहां तक बात है कमीशन स्ट्रक्चर रिवाइज होने की, वो भी एक जो छोटे एजेंट हैं या नए एजेंट हैं, उनको मार्केट में काम करने के लिए जो है वो अट्रैक्शन की कमी तो आई है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये एक चिंतनीय विषय तो है ही है। इसी के ऊपर मैंने अभी जिक्र भी किया कि जब ये लास्ट मंथ में मेरी TOT थी, जिस काम के लिए मेरे को 48 लाख का प्रीमियम चाहिए था, उसी काम के लिए मुझे 60 लाख रुपए का प्रीमियम करना पड़ा। तो ये जो चीजें हैं, इसका हमारे पास इसका भी कोई सल्यूशन नहीं है। और उसके बाद जहां तक बात आ जाती है कि LIC के काम में इफेक्ट आया है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि आज मार्केट में र्यूमर्स का बाजार बहुत गर्म है। जो प्राइवेट प्लेयर हैं या जो कॉम्पिटिटर हैं हमारे, वो LIC के बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस वजह से जो LIC के लोग हैं उनका जो मोराल है वो थोड़ा डाउन हुआ है। ये नजर भी आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कभी कभी आप लोग, हम लोग भी विचलित होते हैं, दिमाग पे बोझ पड़ता है। ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी 2-2.5 घंटे जोनल ऑफिस में रहने के टाइम पे ZM सर से सब चीजें मैंने डिस्कस की है। बहुत लंबी चौड़ी हमारी डिस्कशन हुई। तो देखो, इन सब चीजों को तो अब हमें कैरी करना पड़ेगा। जहां तक मैं कंक्लूजन की बात करूं, जो ZM सर से मेरी डिस्कशन हुई, उस डिस्कशन में एक ही बात सामने आई है कि अगर LIC में किसी का फ्यूचर ब्राइट है तो वो सिर्फ LIC एजेंट ही है। ये पक्की बात है, ये 100% है। आप देखो कि MDRT, फास्ट ट्रैक MDRT के ऊपर 20,000 से ऊपर का प्राइस आज तक कभी नहीं मिला। ये पहला चांस है कि अगर कोई जनवरी में MDRT करता है तो LIC उसको 2 लाख रुपया दे रही है। अगर TOT करता है, COT करता है, तो आप उसको कैलकुलेट करो कितने पैसे बनते हैं। तो ये भी बदला हुआ एक सिनेरियो है जो हमें नजर आ रहा है। और साहब से बात करने के बाद मेरे को लगा कि LIC में आने वाले दिनों में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। वो जो बदलाव आएंगे वो अच्छे बदलाव आएंगे, हमें डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। जो ये स्ट्रक्चर रिवाइज हुआ या प्रीमियम रेट रिवाइज हुए, ये सब हमारे लिए कहीं ना कहीं पेनफुल तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम इसका कुछ कर नहीं सकते। जिस चीज का सोल्यूशन नहीं है, मैंने पहले कहा कि वो प्रॉब्लम ही नहीं है। अब जिसको हम प्रॉब्लम बोलते हैं उसका सोल्यूशन होता है, तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो जो है, ये हुआ है तो हुआ ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट एक मैं पंडित सेल्वन जी का क्वेश्चन लूंगा। शॉर्ट में पूछें सर, टाइम हो चुका है वैसे हमारा। पूछें सर। यस सर, यस सर।
सर बहुत बढ़िया सर एफपीआरटी को बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं पूना से बात कर रहा हूँ। आप सीओटी एमडीआरटी से गैलेक्सी कप के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एकदम लोअर लेवल का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक आधारशिला को रिटर्न बहुत कम है कि एलआईसी चीटिंग कर रहे हैं करके एक कस्टमर बोल रहे हैं, उसके लिए उनको क्या बोल सकते हैं साहब, बता सकते हैं? थैंक यू। नहीं, मेरे को समझ नहीं आया, आधारशिला क्या बोला आपने? बहुत रिटर्न बहुत कम है, एलआईसी ने चीटिंग कर रहे हैं ऐसा एक कस्टमर ने बता रहे, इसके लिए उनको क्या जवाब? आधारशिला में प्रीमियम भी कम है ना सर, उसमें उन्होंने प्रीमियम भी कम लिया है, प्रीमियम पे भी डिस्काउंट दिया है। हाँ, प्रीमियम डिस्काउंट थोड़ा थोड़ा है। कुछ बता सकते हैं, कुछ रीजन उनको बोल सकते हैं क्या? देखो ऐसे है, मैं पर्टिकुलरली आधारशिला की बात नहीं करूंगा, मैं एक कॉमन बात करूंगा। जो हमारे विदाउट प्रॉफिट प्लान्स मार्केट में आए, उनकी जो सेलिंग है, जिसको हम बोलते हैं मिस सेलिंग की हुई है हमारे साथियों ने, लोगों को बताया नहीं। एक मेरी पार्टी के साथ मैंने पिछले 15-16 साल से मैं काम कर रहा हूं, उसके पहले उनकी 20-20 साल की वो बीमा गोल्ड में पॉलिसियां हो रखी थी, ठीक है। अब वो मार्च में मैच्योरिटी है, राइट। जब मैंने उनको ज्वाइन किया था उस पार्टी के साथ, तो उस पार्टी के साथ जब उन्होंने अपना लाइफ इंश्योरेंस का प्रोफाइल मेरे सामने रखा, तो मैंने उनको बोला कि ये आपकी विदाउट प्रॉफिट पॉलिसीज हैं, आपको ये एडवाइजर ने बताया? कहता जी हमें नहीं बताया, राइट। मेरे 15 साल और निकल गए, मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स उनको सेल किए, जीवन आनंद में बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पॉलिसियां मैंने की, ठीक है। अब 15 साल पहले जब सारी चीजें मैंने उनको बता के उनके साथ ज्वाइन किया, तो अब वो मार्च में पॉलिसियां मैच्योर हो रही हैं, तो वो मैच्योरिटी वैल्यू जब उनको पता चली, तो उन्होंने अपने सीए के थ्रू टोटल लाइफ इंश्योरेंस की एलआईसी की पॉलिसियां सरेंडर करने के लिए ऑफिस में गए, ठीक है। अब मिस सेलिंग तो किसी और ने की है, उसका भुगतान कौन भुगत रहा है? मैं। तो इसलिए ये सब चीजें जो है, एलआईसी चीटिंग कर रही है या नहीं कर रही, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना सकता, ना मैं कर सकता हूं, मुझे पता ही नहीं, मेरे को केस ही नहीं पता वो केस क्या है, ठीक है। तो पर इतना मैं कहना चाहूंगा कि हमारे एडवाइजर साथियों ने मार्केट में बहुत बड़े बड़े झूठ बोल करके बहुत बड़ी बड़ी मिस सेलिंग की हुई है, जीवन सरल में इतनी मिस सेलिंग हुई है। तो इस तरह के बहुत सारे प्लान्स हैं जिसमें लोगों ने मिस सेलिंग की हुई है। पार्टी को होता क्या है, मान लो 5 लाख रुपए की बीमा गोल्ड दी, आज उसको मान लो 1.5 लाख 2 लाख रुपया जा रहा है, तो उसको ये पता ही नहीं है, उसके दिमाग में ये है कि मैंने 5 लाख की पॉलिसी करवाई थी, 5+ मुझे मिलेगा, सर्वाइवल बेनिफिट उसने ले लिया, उसको ये पता ही नहीं है। फिर जब उसको पॉलिसी बॉन्ड बताते हैं, देखते हैं, ये देखो जी पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर क्या लिखा है, कहता जी हमें क्या पता, हमने तो खोल के ही नहीं देखा। तो ये सारी चीजें जो है, ये मिस सेलिंग का रिजल्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमें ध्यान से फ्यूचर में सेल करना है, जिससे हमारी कंपनी की भी इज्जत बचे, हमारी भी क्रेडिबिलिटी बनी रहे और कस्टमर भी सेटिस्फाइड। थैंक यू हरीश जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं अजय त्यागी जी से रिक्वेस्ट करूंगा वोट ऑफ थैंक्स में हरीश जी का, कैसा सेशन था उनका। अजय त्यागी जी, वेलकम सर। थैंक यू सुनील भाई, इतने अच्छे व्यक्तित्व के लिए मेरे को धन्यवाद कहने के लिए। हरीश अरोड़ा जी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, और सबसे बड़ी बात ये, यदि इनका 35 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है तो उसे हमेशा खोलकर हमारे लोगों के साथ बांटते हैं। मैं हरीश अरोड़ा जी को धन्यवाद देने से पहले अपने सारे साथियों का, जो आज के पार्टिसिपेंट थे, लगभग 98 हो गए थे एक बारी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि आप लोग आते हो सुबह सुबह शुक्रवार के 8 बजे, तो ही हमारा सेशन चल पाता है। और मैं हरीश अरोड़ा जी का फिर से धन्यवाद करता हूं, साथ में रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अरोड़ा सर, आप हमारे बड़े भाई हो, फ्यूचर में जब भी हमें आपकी आवश्यकता होगी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो आप हमेशा उपलब्ध रहिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद त्यागी जी।